सो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेरी वेलकम एवरीवन। मैं आज आपको बढ़ाऊंगा कि इंडिया में ब्रोकर्स की ज़रूरत क्यों होती है, ब्रोकर्स क्या होते हैं, ब्रोकर्स के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करूंगा कि ब्रोकर्स का काम क्या होता है। आप डायरेक्ट एनएसई और बीएसई से और एमसीएक्स के थ्रू डायरेक्ट कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट कभी भी शेयर परचेज नहीं कर सकते। आपको ये दोनों मीडियम के बीच में आपको एक मिडिल मैन की नीड होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ब्रोकर कहते हैं, जो डायरेक्ट क्या करता है, एनएसई से शेयर परचेज करके आपके डीमैट अकाउंट में प्रोवाइड करता है। तो इस चीज़ के बारे में अपन जानेंगे कि ब्रोकर क्या होता है, कैसे काम करता है, और उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन और कुछ डिटेल टॉपिक के बारे में भी इसमें जानेंगे कि क्या 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 सेबी ने इसमें ब्रोकर्स के लिए कौन सी सख्ती अभी कर दी है ब्रोकर्स के लिए, और पहले कैसे ट्रेडिंग होती थी ब्रोकर्स के थ्रू और आज की डेट में कैसी ट्रेडिंग होती है, वो सब चीज़ों के बारे में अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम शुभम उगड़े है, मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्रोकर्स क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ब्रोकर क्या होता है ना। ब्रोकर एक क्या होता है, मिडिल मैन होता है, जो आपको एक्सचेंज जैसे एनएसई बीएसई और एमसीएक्स को जोड़ता है। ये एक अधिकृत माध्यम होता है जो आपकी ओर से शेयर खरीदने और बेचने का काम करता है। क्या करता है जैसे कि एक्स वाई जेड ने क्या किया, रिलायंस का शेयर क्या किया, बाय किया। तो किसके थ्रू होगा ये, ब्रोकर के थ्रू। ठीक है। अब यही एक्स वाई जेड ने क्या किया, रिलायंस का शेयर जो बाय किया था उसे क्या किया, सेल किया। वो भी किसके थ्रू होगा, ब्रोकर के थ्रू। तो ये बाइंग भी ब्रोकर के थ्रू होंगी और सेलिंग भी किसके थ्रू होंगी, ब्रोकर के थ्रू होंगी। ब्रोकर के बगैर ना अपन डायरेक्ट एनएसई बीएसई एमसीएक्स के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट को अपन परचेज नहीं कर सकते, या तो फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को अपन उसमें परचेज मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो भी बनेगा या फ्यूचर ऑप्शन में भी यदि ट्रेड करना है तो किसके थ्रू करना पड़ेगा, ब्रोकर के थ्रू करना पड़ेगा। तो ब्रोकर क्या हो गया, एक मिडिल मैन हो गया जो अपना शेयर को परचेज करने में हेल्प करता है और अपने शेयर को सेल करने में क्या करता है, हेल्प करता है। पहले क्या था, रिंग ट्रेडिंग का ज़माना था। क्या था, जहाँ पर ब्रोकर्स क्या करते थे, एक्सचेंज के फ्लोर पर, जैसे अपन ने हर्षद मेहता सीरीज़ में भी देखा होगा, तो वहाँ पे बीएससी जो था, बीएससी के सामने ब्रोकर्स एक हॉल में खड़े होकर के, दलाल स्ट्रीट पर खड़े होकर के वहाँ पर क्या करते थे, रिलायंस खरीदना है हमको, टाटा खरीदना है, मतलब अपने हिसाब से रेट लगाते थे। खूब चिल्ला चोट के बीच में ट्रेडिंग होती थी, है ना। वहाँ पे क्या होता था, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था। इसके साथ में ट्रेडिंग करते थे, हलचल भारी रहती, शारीरिक प्रतिक्रिया के थ्रू, मतलब हाथ से इशारे करते थे कि भैया ये मेरे को 2 शेयर खरीदना है, या तो फिर मेरे को 10 शेयर खरीदना है, या तो फिर उनके क्लाइंट जैसे भी बोलते थे उस हिसाब से वो शेयर को खरीदवाते थे। और दूसरा व्यक्ति क्या करता था, एक नोट पैड पर यहाँ पर नोट करते चल जाता था कि इसकी इतनी क्वांटिटी, उसकी इतनी क्वांटिटी, इसकी इतनी क्वांटिटी, इसके हिसाब से वो नोट करते चल जाता था। उसके बाद में क्या होता था, शेयर परचेजिंग के क्या होते थे, शेयर परचेजिंग के सर्टिफिकेट क्या हो जाते थे, इशू हो जाते थे। तो ये क्या पहले का दौर था जहाँ पर जब ब्रोकर ऐसा काम करते थे। पर अब क्या है, आज की डेट में क्या है, डिजिटल ट्रेडिंग का ज़माना है ना। आप क्या करते हैं, मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हैं, कुछ ही सेकंड में शेयर को क्या कर लेते हो, परचेज कर सकते हो और शेयर को सेल कर सकते हो, है ना। ये क्या है, तेज है, सुविधाजनक है और पारदर्शी है। जैसे ही आपने जैसे अप स्टॉक का क्या किया, ऐप ओपन किया, उसके बाद में रिलायंस को क्या किया, डायरेक्ट आपने बाय किया और डायरेक्ट वो आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर आ गया। उसके बाद में आपने अपने ऐप को क्या किया, ओपन किया, रिलायंस का शेयर दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपने उसको क्या किया, सेल कर दिया। तो वो ब्रोकर के थ्रू क्या हो गया, सेल हो गया। अब क्या हो गया, ये डिजिटल वे में हो गया, इसमें कोई भी फ्रॉड होने की संभावना नहीं हो गई, पारदर्शी हो गया और यूज़र फ्रेंडली हो गई। मतलब जितना ज़्यादा यूज़र्स के थ्रू ब्रोकर्स कनेक्ट कर पाए उतना ज़्यादा उनको ईजी वे में ग्रोथ मिलते चली गई। और क्या हुआ, जब से इनके ऐप क्या हो गए, ऑनलाइन आ गए, मतलब अपने मोबाइल में आप डाउनलोड करने लगे, तब से क्या हो गया, ये एक सुविधाजनक हो गया। जैसे कि आपने डायरेक्ट प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से इसको ऐप पे गए, डायरेक्ट ओपन किया, ओपन करने के बाद में
क्या प्राइस चल रहा है उसको देख लिया, उसके बाद में आपके प्राइस पर है कोई भी शेयर तो आपने उसको क्या कर दिया, परचेस कर लिया। ये आपके लिए क्या हो गया, बहुत अच्छा यूज़र फ्रेंडली चीज़ हो गई है ना। अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ ये है, मैंने आपको बताया आप डायरेक्ट एक्सचेंज के थ्रू डायरेक्ट शेयर परचेज नहीं कर सकते है ना। सेबी के नियम के अनुसार केवल एक रजिस्टर्ड ब्रोकर ही एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकता है। मतलब ब्रोकर क्या है, ब्रोकर वो मिडिल मैन है जो एक आम आदमी को शेयर्स को क्या करता है, बाय करके देता है और सेल करके देता है। ये क्या करता है, एक आम आदमी को, मतलब आम आदमी से तात्पर्य यह है कि ब्रोकर अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एनएसई और अपने कस्टमर के थ्रू, कि भाई किसी कस्टमर ने बोला कि मुझे रिलायंस का शेयर बाय करना है, तो वो क्या करेगा, उसके कस्टमर की डिमांड को लेगा और उसके बाद में एनएसई के थ्रू शेयर परचेस करवा देगा। और एनएसई के थ्रू यदि उसने बोला, उसके क्लाइंट ने बोला कि मुझे अब शेयर को सेल करना है, तो वो एनएसई के थ्रू उस चीज़ को सेल कर देगा। वो क्या कर रहा है, एक मिडिल मैन का काम कर रहा है, जो कि दोनों के बीच में काम को करके दे रहा है। किसका, कस्टमर का और एनएसई का, दोनों का काम करके दे रहा है। अब क्या है, ब्रोकर क्या है, सेबी द्वारा ऑथराइज्ड रहते हैं है ना, और रजिस्टर्ड रहते हैं। कि बहुत सारे ब्रोकर्स के लिए सेबी ने अलग अलग नियम बना के रखे हुए हैं, जिसके हिसाब से सेबी ब्रोकर्स को क्या करता है, रजिस्टर्ड करता है। अब अपन देखते हैं ब्रोकर कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, फुल सर्विस ब्रोकर। ये क्या है, पुराना तरीका है। जैसे कि उदाहरण के रूप में अपन लिया है आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ और कोटक सिक्योरिटीज़। यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर क्या है, फुल सर्विस ब्रोकर से तात्पर्य क्या है कि ग्राहकों को सिर्फ शेयर खरीदने से लेकर बेचने की सुविधा ही नहीं देता, बल्कि यहाँ पर क्या करता है, स्टॉक से जुड़ी हुई सभी रिसर्च देता है कि यहाँ पर ये स्टॉक यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर रिकमेंडेशन देते हैं कि यहाँ पर ये स्टॉक खरीद सकते हैं। जैसे कि बजाज का उदाहरण ले लो, कि जैसे बजाज फाइनेंस में आज खरीदारी है, आज आपको खरीदारी करना है, यहाँ पर आज आपको यहाँ पे सेल करना है, तो ये क्या हो गया, फुल रिसर्च की सुविधा आपको प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में आपका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। जैसे आपका पोर्टफोलियो, जैसे बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, आपको उसको मैनेज करने की आवश्यकता है, कोई सामने मतलब स्पेशलिस्ट के आपको कोई सहायता चाहिए, तो वो भी आपको वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में टैक्स प्लानिंग, जैसे आपको जो भी टैक्स लग रहा है उसकी प्लानिंग भी ये प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ में क्या हो गया कि ये लोग क्या करते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग भी प्रोवाइड करते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग के बाद में क्या हो गया, ये लोग क्या है, पर्सनल एडवाइस देते हैं। जैसे कि आपको कभी फ़ोन आता होगा कॉल पे, जैसे आपके नंबर पे कभी फ़ोन आया कि सर मैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ से बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, सर मेरे ये प्रोडक्ट है, क्या आप इंटरेस्टेड है। तो ये क्या करते हैं, आपको पर्सनलाइज एडवाइस भी देते हैं। यदि आप मतलब इनका प्रोडक्ट परचेज करते हो या तो फिर इनके थ्रू ट्रेड करते हो, तो आपको ये पूरी सुविधा प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में क्या है, और भी दूसरी जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, जैसे कि यदि आपने उन्हीं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के थ्रू ही आपने क्या किया, पूरा पोर्टफोलियो बिल्डअप किया है ना, और आपके पूरे पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर आपने परचेस करे हुए हैं, तो उससे रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विस, जैसे कभी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो क्या है कि अब आपके शेयर्स को वहाँ पर गिरवी रख के आप लोन भी ले सकते हो। तो ये सब सुविधाएँ भी आपको फुल सर्विस ब्रोकर प्रोवाइड करता है ना। उसके बाद में ये है कि जितने भी अपने इनके कस्टमर है, जैसे कि जो भी इनके कस्टमर है, अपनी सुविधा के अनुसार निर्णय ले सकते हैं कि भाई मेरे को इनके ये मतलब कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। जैसे कि एडवाइजरी वाले प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, या तो फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले प्रोडक्ट में मतलब इंटरेस्टेड है, या तो फिर अपने अपने हिसाब से उनके प्रोडक्ट को व्यक्ति क्या कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है ना। लेकिन क्या है कि इन सब फैसिलिटी के साथ साथ में भी यहाँ पर क्या चीज़ आती है, उच्च शुल्क। यहाँ पर क्या है, इनका जो ब्रोकरेज का जो चार्ज होता है, वो क्या होता है, हाई होता है। ब्रोकरेज का चार्ज क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि ये रिसर्च प्रोवाइड कर रहे हैं और अपने पूरी एक्सपर्ट की टीम लेके बैठे हैं, तो जो भी कॉस्ट निकलेगा आपसे ही निकलेगा, तो इसलिए इनका क्या रहता है, ब्रोकरेज हाई रहता है। उसी के साथ मैंने वही बताया, रिसर्च रिपोर्ट और विशेषज्ञ की सलाह इसमें शामिल रहती है। निवेश से जुड़े हुए सुझाव और पोर्टफोलियो प्रबंधन, मतलब पोर्टफोलियो को मैनेज करना भी इनके हाथ में रहता है। यदि आप उनको अकाउंट हैंडलिंग देते हैं
तो वो ये भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर भी अपॉइंट करते हैं कि वो आपको बताता है कि सर यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, सर यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी है तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फुल सर्विस ब्रोकर के काम करने का तरीका हो। अब उसके बाद में यदि कभी उनके कस्टमर क्या करते हैं, जैसे कभी भूल गए, जैसे कि मतलब कभी सेल करना है या तो कभी बाय करना है, तो वो क्या करते हैं अपने एंड से कॉल भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि बोलते हैं कि सर आप यहाँ से ये चीज़ बाय कर लीजिए, आप यहाँ से वो चीज़ बाय कर लीजिए। पर ऑथराइज्ड यदि फुल सर्विस ब्रोकर है तो वो आपको रिसर्च से रिलेटेड सभी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कॉल टू कॉल पे। अब इनका क्या है, ब्रोकरेज चार्जेस भी आपके प्रोडक्ट के अनुसार ऊपर नीचे होते रहता है। पर फुल सर्विस ब्रोकर क्या रहता है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है, जो कि एकदम से मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है। पर जो बहुत ज़्यादा फंड्स को लेकर के काम कर रहे हैं, है ना, तो वो सब को ये सब चीज़ें हेल्प करती है। अब अपन इसी के विपरीत बात करते हैं। अभी जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर चल रहे हैं वो क्या है, डिस्काउंट ब्रोकर्स। डिस्काउंट ब्रोकर्स क्या होते हैं, जो कि ये डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं अपन, सबसे पहले जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स, ये सब क्या हो गए, ये एक डिस्काउंट ब्रोकर हो गए। अब इनको डिस्काउंट ब्रोकर क्यों बोलते हैं, इनकी खास बात क्या है, यहाँ पर क्या लगता है, कम चार्ज लगता है ना। जैसे कि आमतौर पर 20 रुपये प्रति ट्रेड, 20 रुपये प्रति ट्रेड पर यहाँ पर क्या लगते हैं, चार्ज लगता है। उसके बाद में डू इट योर सेल्फ, मतलब आपके हिसाब से जैसा आपको काम करना है वैसा आप काम कर सकते हैं। ये कोई निवेश की सलाह प्रोवाइड नहीं करते कि भैया यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बाइंग है तो आप बाय कर लो, यहाँ पर सेलिंग है यहाँ पे सेल कर दो। आप आपके हिसाब से बाय सेल करो या आप आपके हिसाब से बाय करो, ठीक है। अब इसके बाद में यूज़र फ्रेंडली इनका क्या रहता है, मोबाइल का ऐप रहता है, यूज़र फ्रेंडली इनके मोबाइल का ऐप रहता है। तो क्या है, ये सब डिस्काउंट ब्रोकर का इंटरफेस होता है, जो कि आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसके थ्रू ग्रो अपना क्या कर लिया है, आईपीओ भी लेके आ चुका है। और सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स भी अभी के डेट में किसके चल रहे हैं, ग्रो के। इंडिया में क्या है, जो अभी डिस्काउंट ब्रोकर है वो ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म में जो फुल टाइम ब्रोकर है उनकी तुलना में इनका बिजनेस मॉडल बहुत अलग है। ये क्या करते हैं, बहुत कम कमीशन चार्ज करते हैं, है ना। उसके बाद में ट्रेडिंग की बहुत कमीशन चार्ज करके ट्रेडिंग की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। खास करके क्या हो गया, खास करके स्टॉक्स में, और डायरेक्ट क्या हो गया, म्यूचुअल फंड्स में हो गया, है ना। ये सब चीज़ें अपने को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में क्या हो गया, डेरिवेटिव्स मार्केट हो गया। डेरिवेटिव्स मार्केट में अपने को डायरेक्ट क्या करते हैं, ट्रेड करने का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। और इनमें क्या खास बात होती है, ये टेक्नोलॉजी के साथ में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये टेक्नोलॉजी के साथ में मूव करते हैं। जैसा यूज़र्स को इंटरफेस चाहिए वैसा ही यूज़र्स को इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। और जितना इजी ट्रेडिंग को बना सकते हैं उतना इजी ये ट्रेडिंग को बनाते हैं। कौन, डिस्काउंट ब्रोकर्स। अब अपन देखते हैं ब्रोकर की इनकम कैसे होती है ना। ब्रोकर की इनकम कैसे होती है उस चीज़ के बारे में देखते हैं। ब्रोकर सबसे पहले क्या करता है, ब्रोकरेज शुल्क से अपनी इनकम क्या करता है, जनरेट करता है। उसके बाद में आपने कोई अकाउंट खोला है, उसका क्या लगता है आपको, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, मतलब आपके अकाउंट का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के थ्रू भी ब्रोकर्स की कमाई होती है। उसके बाद में डाटा शुल्क और अन्य सेवाएं, मतलब आपको इससे जुड़ी हुई और भी जो भी सुविधाएं दे रहा है, जैसे कि फंड्स को ऐड करके आप जैसे मार्जिन फंड MTF मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी ब्रोकर प्रोवाइड करता है, मिनिमम ब्याज दर पर प्रोवाइड कर देता है। अब आप जब भी ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, STT चार्ज लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये जाता है सरकार को, है ना। ये जो हर ट्रेड पर लगता ही लगता है ये ट्रेड, है ना। खरीदते और बेचते समय अलग अलग दरें हो सकती है, मतलब आपने बाय किया तब क्या है, रेट अलग है, और आपने सेल किया तब क्या है, रेट अलग है।
अब आप ट्रेड कर रहे हैं तो सरकार आपसे जीएसटी ना वसूले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आपको यहाँ पर भी क्या लगता है, 18% जीएसटी। ब्रोकरेज शुल्क और अन्य सेवाओं पर 18% जीएसटी लगता है। ये कहाँ से जाता है, ये आपकी जेब से जाता है। उसके बाद में क्या है कि आपने कोई शेयर को परचेज़ किया या सेल किया, है ना, तो उसमें क्या लगता है, स्टाम्प ड्यूटी। ये क्या जाता है, राज्य सरकार का शुल्क जो खरीदने पर लगता है, और अलग अलग स्टेट पर अलग अलग हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट टिप क्या है कि अधिकतर क्या होता है, ब्रोकर लोग 20 रुपये चार्ज करते हैं, पर ये टैक्स लगते लगते 30 रुपये या उससे भी ज़्यादा हमेशा हो जाता है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करना चाहिए अपन ने कि अपने को कितना टैक्स लग रहा है, क्या लग रहा है। मतलब कैलकुलेशन भी ऐसा लगना चाहिए कि भाई कभी ब्रोकरेज कम लग रहा है तो अपना इसमें काम कितना मतलब ईजी हो जाए, या तो फिर अपने को सस्ता पड़े, इस टाइप को अपने को देखना चाहिए। अब अपन देखते हैं ब्रोकर्स पर सेबी कैसे कंट्रोल करता है, उस चीज़ को अपन देखते हैं। ठीक है। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये क्या करता है, मार्केट को रेगुलेट करता है। ये इस मार्केट पे पूरी कड़ी निगरानी बना के रखता है। जो क्यों बना के रखता है, निवेशकों के साथ में फ्रॉड ना हो सके, इस चीज़ के लिए यहाँ पर सेबी काम करता है। ठीक है। अब वो क्या करता है, बहुत सारे नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, जो कि हर किसी ब्रोकर्स को फॉलो करना क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है ना। हर किसी ब्रोकर्स को फॉलो करना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है, और उसको ब्रोकर्स को उसके नियम पालन करने ही होते हैं। अब यहाँ पर एक और नियम सेबी ब्रोकर्स के लिए प्रोवाइड करता है, मतलब ब्रोकर्स को उस चीज़ को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट। सेग्रीगेशन का रूल, है ना। सेग्रीगेशन के रूल के अनुसार क्या है, ब्रोकर आपका पैसा अपने व्यवसाय या निजी काम में नहीं ले सकता, है ना। जो भी आपने, जैसे आपने डीमैट अकाउंट में जितने पैसे रखे हैं तो आपके पैसे, वो ब्रोकर के पैसे नहीं हैं। उसको सेबी ने स्पष्ट बोल कर रखा हुआ है, और गाइडलाइंस बनी हुई है कि ब्रोकर आपका पैसा कोई भी व्यवसाय और निजी कार्य में नहीं ले सकता। उसके बाद में क्लाइंट का पैसा अलग खाते में रखना मैंडेटरी है, मतलब अनिवार्य है ना। यह नियम निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाता है। जो निवेशक है, जैसे कि अपन कल के इससे कोई भी व्यक्ति एफएनओ ट्रेड कर रहा है, जैसे उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, और वो एफएनओ ट्रेड कर रहा है, तो उस चीज़ की प्रोटेक्शन कौन करता है, ये नियम करता है। सेग्रीगेशन का रूल जो है उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है कि आपका पैसा, जो क्लाइंट का पैसा है, उसको ब्रोकर अपने निजी व्यवसाय में यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट टर्म है, क्वार्टरली सेटलमेंट, है ना। सेबी ने सभी ब्रोकर्स को बोल के रखा है कि क्लाइंट का पैसा हर 3 महीने में क्या करना चाहिए। यदि आपके डीमैट अकाउंट में 1 लाख रुपए रखे हैं, है ना, और आप जो भी उसको ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड करने के बाद में जैसे तीसरा महीना आएगा, वैसे क्या होगा, 3 महीने में आपके अकाउंट में वो पैसा वापस क्रेडिट हो जाएगा, है ना। डीमैट अकाउंट से सीधे आपके सेविंग अकाउंट में ट्रेडिंग वो पैसा रिटर्न हो जाएगा। उसे क्या कहेंगे अपन, क्वार्टरली सेटलमेंट, है ना। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टर का जो पैसा है, जो उसके ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो स्वचालित रूप से आपके सेविंग अकाउंट में, मतलब बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। ये क्या है, मैंडेटरी चीज़ें है। ठीक है। सेबी द्वारा इन्वेस्टर की सुरक्षा के लिए यह नया नियम बनाया गया है। ठीक है। अब आप सभी ने कार्वी स्कैम के बारे में सुना होगा कि कार्वी स्कैम क्या था, कैसे ये स्कैम हुआ था। तो नहीं भी सुना होगा तो इसके बारे में आज अपन जानते हैं कि इसे कैसे, इस चीज़ को पकड़ा गया सेबी के द्वारा। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग, ये क्या था, एक ब्रोकर था। इसने क्या किया था, इसके जो क्लाइंट थे, मतलब कार्वी के जितने भी क्लाइंट थे, ब्रोकर, कार्वी क्या था, कार्वी ये क्या है, एक स्टॉक ब्रोकर है। ठीक है। ये एक ब्रोकर है। तो इसने क्या किया, अपने क्लाइंट्स के शेयर्स को चुपके से क्या कर दिया था, प्लेज कर दिया था। प्लेज का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे गिरवी रख दिया था, उनको बताए बगैर। ठीक है। गिरवी रख कर बैंकों से लोन लिया था। ठीक है। कार्वी ने क्या किया, अपने जो भी इनके क्लाइंट है, इनको बिना बताए इनके जो शेयर्स है उसे क्या किया, प्लेज कर दिया। किसे बताए बगैर, इनके कस्टमर को बताए बगैर
क्या कर दिया, शेयर्स को प्लेज कर दिया। और उसके एवज में क्या ले लिया, बैंक से क्या ले लिया इनने, लोन ले लिया। इससे क्या हो गया कि ये 2000 करोड़ से अधिक क्या कर पाए, 2000 करोड़ से अधिक क्या कर पाए, गिरवी शेयर रख के इनने क्या लिया, लोन ले लिया। तो ये क्या हो गया, 2000 करोड़ से अधिक का घोटाला हो गया, है ना, जिसमें हजारों निवेशकों के पैसे फंस गए। क्या हो गए, फंस गए। कार्वी क्या था, एक ब्रोकर था, ठीक है। इसने क्या किया था, अपने क्लाइंट्स के शेयर्स को क्लाइंट्स से बिना पूछे बैंकों को क्या कर दिए थे, प्लेज कर दिए थे। प्लेज करने से तात्पर्य क्या है, गिरवी रख दिए थे। और उनके एवज में क्या ले लिया था, बैंक से क्या ले लिया था, लोन ले लिया था। तो ये क्या हो गया, बहुत बड़ा स्कैम हो गया था, जिसका अमाउंट कितना हो गया था, 2000 करोड़ का। और वो इन्वेस्टर जिनके पैसे आज भी उसमें फंसे हुए हैं। अब ये घोटाला कब हाईलाइट हुआ, 2019 में सेबी को पता चला कि कार्वी ने निवेशकों के शेयर का गलत यूज़ किया है ना। सेबी को कब पता चला, 2019 में। सेबी क्या करता है, मार्केट को रेगुलेट करता है, और सेबी सब चीज़ों को कंट्रोल करता है ताकि इन्वेस्टर को कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पर सेबी ने क्या किया, सेबी को 2019 में जैसे ही पता चला तो उसके द्वारा लिए गए एक्शंस को अपन देखते हैं यहाँ। अब क्या किया, सेबी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कार्वी के ब्रोकिंग लाइसेंस को तुरंत क्या कर दिया, बैन कर दिया, और जांच के आदेश दे दिए। जांच के आदेश दे दिए, और सेबी ने क्या किया, जांच शुरू करवा दी। अब यहाँ से क्या किया, सेबी ने नए नियम बनाए। क्या किया, सबसे पहले जब भी कोई अकाउंट बनाएगा या तो लॉगिन करेगा या तो जो भी ट्रांजैक्शन करेगा, तो वहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले ओटीपी क्या कर दिया सेबी ने, मैंडेटरी कर दिया। या तो आप शेयर खरीदो या तो आप शेयर बेचो, ठीक है, दोनों चीज़ों में क्या कर दिया उसने, ओटीपी को मैंडेटरी कर दिया। अभी ओटीपी क्या काम करेगा, ओटीपी के वेरिफिकेशन के बगैर कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखे जा सकते। मतलब जब तक ओटीपी वेरीफाइड नहीं होगा, मतलब जितने भी ब्रोकिंग फर्म यदि ऐसा करना भी चाहे तो उनके जितने भी क्लाइंट हैं उनको क्या जाएगा, एक ओटीपी। और जब तक वो ओटीपी क्या होगा, वेरीफाइड नहीं होगा, तब तक के क्या होगा, शेयर्स को क्या करेंगे, प्लेज नहीं कर सकते, है ना। ये नियम सेबी ने तत्काल प्रभाव से लिया। और इसमें क्या किया, निवेशकों की सहमति अनिवार्य कर दी, है ना। मतलब यदि निवेशकों की सहमति है तो आप प्लेज कर सकते हैं, और निवेशकों की सहमति नहीं है तो आप क्या कर सकते, आप मतलब निवेशक की सहमति नहीं है तो उसमें क्या कर सकते हैं, प्लेज नहीं कर सकते, है ना। अब इस चीज़ से अपने को सबक क्या लेना चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर को ही चुनना चाहिए अपन ने। सबसे पहले कोई भी ब्रोकर का, जैसे XYZ कोई भी ब्रोकर है, इसकी अपने को डिटेल किसके थ्रू लेनी चाहिए, सेबी के थ्रू लेनी चाहिए, है ना। सेबी के थ्रू लेनी चाहिए इसकी डिटेल कि भाई ये पूरे सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड है कि नहीं, इसको सेबी के द्वारा लाइसेंस मिला हुआ है कि नहीं, इस चीज़ के बारे में अपने को पूरा पहले से ही जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है, सबसे बड़ा सबक क्या है, हमेशा सेबी द्वारा रजिस्टर्ड ही ब्रोकर को चुने और अपने शेयर को नियमित जाँच करते रहे। मतलब आपने शेयर लेकर के आप भूल गए, ठीक है। जैसे कि ये बात भी सही है कि जैसे आपने क्या किया, कई बार लंबा इन्वेस्टमेंट तभी टिक पाता है जब आप उस शेयर को खरीद के छोड़ देते हैं। पर आप ऐसा भी ना छोड़े कि जैसे आपने उसको छोड़ ही दिया और जैसे आप 10-15 साल बाद देख रहे हो और आपके अकाउंट से शेयर ही गायब है, ऐसा भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको हर 1 महीने में, 2 महीने में, हर 3 महीने में उसको चेक करते रहना है कि आपके शेयर बराबर आपके अकाउंट में है कि नहीं है, और वो ब्रोकर के द्वारा कोई फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ, उस चीज़ के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन क्या है, आपके द्वारा जो ऐड किया होगा फंड, वो आपके 3 महीने में ऑटोमेटिक सेटलमेंट के थ्रू वापस कर रहा है कि नहीं ब्रोकर। आज की डेट में तो मैंडेटरी है, हर 3 महीने में ब्रोकर आपका पैसा वापस कर देता है ना। तो ये सेबी की गाइडलाइन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है ना। तो सेबी क्या करता है, मार्केट को हर तरीके से वॉच करता है और इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अभी भी कार्वी के केस में अभी भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन चली रही है। अब अपन देखते हैं डीमैट अकाउंट क्या होता है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये दोनों में क्या अंतर है, इस चीज़ के बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले आपको यदि शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आपके लिए आपके पास में सबसे पहले क्या ज़रूरी है, एक बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपके पैसे का स्रोत, मतलब जो भी आपके सेविंग अकाउंट में पैसा रहेगा वो कहाँ जाएगा, आपके डीमैट अकाउंट में, ठीक है, उसमें जाएगा,
ठीक है, आपका पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, और वहीं पर क्या होगा, 3 महीने का जब सेटलमेंट होगा तो इसी अकाउंट में आपका पैसा ब्रोकर वापस भी करेगा। अब जब आपका ये पैसा कहाँ गया, ट्रेडिंग अकाउंट में, यह दुकान का काउंटर है, मतलब ये वो काउंटर है जहाँ से सौदा मतलब क्या, बाय और सेल, मतलब आपके गले में पैसे पड़े हुए हैं, है ना, किसी से आपने बाय किया तो आप यहाँ से क्या करोगे, मनी को लूज़ करोगे, है ना, और आपने क्या किया, यहाँ से सेल किया तो आपकी मनी को यहाँ पर वापस गले में आप डालोगे। तो एक प्रकार का क्या हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो गया, एक प्रकार का गल्ला हो गया जहाँ से पैसे आ रहा है और जा रहा है। ठीक है, वो हो गया जहाँ पे क्या होता है, लेन देन दोनों होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, डीमेट अकाउंट। यह एक गोदाम है जहाँ आपके शेयर डिजिटल रूप से रखे जाते हैं। ये क्या है, ये एक तरीके का गोडाउन हो गया, जैसे अपन एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर एक गोडाउन हो गया, वहाँ पर आप बहुत तरीके की इन्वेंट्री करते चल जा रहे हो, मतलब वैसे क्या डीमेट अकाउंट क्या हो गया, जैसे कि आपने क्या किया, रिलायंस के शेयर को क्या किया, 100 शेयर बाय करे, तो यहाँ पे रिलायंस का शेयर पड़ा है, टाटा के शेयर 100 शेयर यहाँ पे पड़े हुए हैं, उसके बाद में दूसरी कोई कंपनी है, इन्फोसिस हो गई, उसके 100 शेयर यहाँ पे पड़े हुए हैं, उसके बाद में दूसरी कोई कंपनी होगी जैसे टीसीएस हो गई, उसके 100 शेयर यहाँ पे पड़े हुए हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, एक अपना गोडाउन हो गया जहाँ पर पूरी इन्वेंट्री रखी हुई है, जिसे अपन क्या कहते हैं, मतलब एग्जाम्पल के रूप में बताया मैंने, उसे ही अपन क्या कहेंगे, अपना डीमेट अकाउंट। क्लियर है। सबसे पहले आपको एक शेयर मार्केट में अपने अकाउंट खोलने के लिए क्या लगेगा, सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट लगेगा, बैंक अकाउंट के बाद में आपका ट्रेडिंग अकाउंट आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो गया, आपका वो पैसे का गल्ला हो गया जहाँ से आपका पैसा जा रहा है और वापस आ रहा है। पैसा जाएगा, आउट भी यहीं से होगा और इन भी यहीं से होगा। ठीक है, उसके बाद में जो चीज़ आप यहाँ पे लोगे, खरीदने के बाद में होल्ड कहाँ होगा, वो डीमेट अकाउंट में। ठीक है, डीमेट अकाउंट में यहाँ पे क्या होगा, होल्ड होगा। उसकी मैंने आपको बताया, रिलायंस के आपने 100 क्वांटिटी बाय करी तो आपकी 100 क्वांटिटी कहाँ पे रहेगी, डीमेट अकाउंट। अब यहाँ पर एक और टर्म आती है, जैसे कि आपने शेयर को अप स्टॉक्स के थ्रू क्या किया, बाय किया। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, अप स्टॉक क्या है, एक ब्रोकर है। ठीक है, ब्रोकर है, वो आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, बाय और सेल करने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आपने जो शेयर बाय किया, इसको वो किससे लेके बाय कर रहा है और कहाँ पर सेल कर रहा है, ये क्या होता है, शेयर का असली बाय और सेल कहाँ पर होता है, CDSL और NSDL पर। CDSL और NSDL क्या है, ये अपने शेयर को रखने वाले एक वो डिपॉजिटरी है जहाँ पर अपने शेयर अपन खरीद के रखते हैं, जो अपने खुद के शेयर, ये अपने जैसे रिलायंस के 100 क्वांटिटी बाय करी है तो वो CDSL के पास में या NSDL के पास में रहती है और दिखती कहाँ है अपने को, डीमेट अकाउंट में। जैसे कि आपने रिलायंस की 100 क्वांटिटी बाय करी तो वो जैसे आपने 1 साल के लिए बाय करके रखी तो किसके पास में रहेंगी, CDSL या NSDL के पास में, और दिखेंगी किसके पास में, आपके डीमेट अकाउंट में, आपके डीमेट अकाउंट में दिखेगी, है ना। और इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है यहाँ पर, आपके जो शेयर है ना, आपके जो शेयर है वो ब्रोकर के पास में नहीं रहते। जैसे आपका अकाउंट ज़ीरोधा में है, ग्रो में है, एंजल वन में, अप स्टॉक्स में, इनके पास में नहीं रहते। वो केवल एक माध्यम होते, मतलब मिडिल मैन होते हैं, है ना, जो आपको बाय और सेल करने में मदद करते हैं, असली आपके जो शेयर जहाँ पर होल्ड होते हैं वो NSDL और CDSL में। अब अपन देखते हैं NSDL क्या है। NSDL क्या है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। NSDL क्या है, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये क्या है, भारत की सबसे पहली और सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है, मतलब यहाँ पर शेयर को होल्ड किया जाता है और मतलब यहाँ से शेयर को निकाला भी जाता है और लिया भी जाता है ना। जो कि 1996 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। यहाँ लाखों निवेशकों के शेयर सुरक्षित रखे जाते हैं। जैसे कि आपने ऑनलाइन क्या किया, शेयर को बाय किया या ऑनलाइन शेयर को सेल किया। ठीक है, सेल किया तो इसको होल्ड करना और रिलीज़ करने का काम कौन करता है, NSDL और CDSL। ठीक है, उसके बाद में
NSDL क्या है? सबसे पुरानी डिपॉजिटरी है, सबसे बड़ा बाजार का हिस्सेदार है, क्योंकि ये बहुत सारे शेयर को होल्ड करके रखता है। उसके बाद में मजबूत टेक्नोलॉजी है। इसके पास में क्या है? बहुत ही ज़्यादा मजबूत टेक्नोलॉजी के साथ में ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ताकि इन्वेस्टर को कहीं से भी लॉस ना हो पाए। वहीं इसके दूसरी ओर क्या है? CDSL का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। पहला क्या था? NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं? NSDL। इसे अपन क्या कहते हैं? CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। उसके बाद में ये क्या है? भारत की दूसरी, मतलब इंडिया में जहाँ पर शेयर होल्ड होते हैं वो दो ही कंपनी है। पहली कौन सी है? NSDL। दूसरी कौन सी हो गई? CDSL। ठीक है, तो ये क्या है? भारत की दूसरी प्रमुख डिपॉजिटरी है, जिसका गठन कब हुआ था? 1999। और इसका कब हुआ था? 1996। ठीक है, यहाँ पर भी करोड़ों निवेशकों के शेयर को होल्ड किया जाता है, और वहाँ पर भी जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको इससे रिलेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर क्या है? इसकी बढ़ती लोकप्रियता ही इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत फास्ट काम करता है। उसके बाद में क्या है? यहाँ पर प्रतिस्पर्धात्मक शुल्क है यहाँ पर। उसके बाद में आधुनिक सेवाएं, मतलब आधुनिक सेवाएं से तात्पर्य क्या है? टेक्नोलॉजी क्या है? इसकी अपग्रेड है। हाँ, ये क्या करता है? अपनी टेक्नोलॉजी को दिन प्रतिदिन अपग्रेड करते जाता है, कम मार्जिन के साथ में। ठीक है, इसमें भी वही है, दोनों का खेल ही वही है। जो जितनी टेक्नोलॉजी रखेगा उतना ज़्यादा बेस्ट होते चले जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है? NSDL और CDSL के थ्रू क्या होता है? सुरक्षा की गारंटी होती है गवर्नमेंट के थ्रू, है ना। अगर आपका ब्रोकर भाग भी जाए या बंद भी हो जाए तो भी आपके शेयर पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। जैसे कि आने वाले समय ग्रो क्या हो जाए, यहाँ से मार्केट से भाग जाए, या तो फिर कुछ भी हो जाए, कंपनी बर्बाद हो जाए, है ना, पर तब भी आपके जो शेयर है इनके पास में सुरक्षित रहेंगे, है ना। ये आपको इस चीज़ की गारंटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि NSDL और CDSL के पास जो आपके शेयर है वो क्या रहते हैं? रजिस्टर्ड रहते हैं, है ना। दूसरे ब्रोकर के पास आपने सिर्फ शेयर का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि आप जीरोधा से ग्रो में अपने क्या कर सकते हो? शेयर्स को क्या कर सकते हो? ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये फैसिलिटी तो है, परंतु वो शेयर आपके ही नाम पर रहेगा, है ना, जब तक आप उसको सेल नहीं करोगे। ये आपको गारंटी प्रोवाइड करते हैं। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। इस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर से ही स्पष्ट है जो मार्केट में जो रेट चल रहा है ना, जो रेट चल रहा है, जैसे कि 10 रुपये अभी करंट में रेट चल रहा है, तो वो क्या हो गया? मार्केट रेट हो गया। जो जिस समय वो रेट चल रहा होगा 10 रुपये, वो मार्केट रेट पे चल रहा होगा, तो उसे अपन क्या कहेंगे? मार्केट में जो रेट चल रहा होगा उसे क्या कहेंगे? मार्केट ऑर्डर। मतलब अपन बिना रुके अपन ने शेयर परचेस कर लिया, मार्केट रेट पे परचेस कर लिया, तो उसे अपन क्या कहेंगे? मार्केट ऑर्डर, है ना। इसके फ़ायदे क्या हैं? ये सबसे तेज़ एग्जीक्यूट होता है। मतलब आपने तुरंत बाइंग के लिए बोला और तुरंत बाय हो गया, है ना। इससे क्या मिलता है आपको? जल्दी ट्रेड करने का मौका मिलता है ना। और इसमें क्या होता है? शेयर का तुरंत ट्रांजैक्शन हो जाता है आपके पास में। परंतु मार्केट ऑर्डर का नुकसान भी क्या है? नुकसान भी है। प्राइस कंट्रोल। मतलब यदि आपने ओवर वैल्यू जोन में यदि प्राइस मतलब बाय कर लिया, है ना, ओवर वैल्यू जोन में बाय कर लिया और वहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है, तो आपको क्या होगा? मार्केट ऑर्डर का नुकसान होगा, है ना। यदि आपने कोई भी प्राइस बढ़ी हुई कीमत में खरीद ली, मार्केट ऑर्डर पे खरीद ली, और वहाँ से प्राइस बढ़ गई तो आपका फ़ायदा है, परंतु वहाँ से प्राइस यदि गिर गई तो आपका क्या है? वहाँ से नुकसान है। तो अब मार्केट ऑर्डर का एक ये नुकसान है। अब दूसरा क्या है? मार्केट में क्या रहती है? अस्थिरता, है ना। मार्केट में अस्थिरता के कारण क्या होता है? कभी भी बाइंग आ रही है, कभी भी सेलिंग आ रही है, तो इसके कारण भी क्या होता है? मार्केट ऑर्डर लेने से क्या होता है कि जैसे ही आपने लिया तो तुरंत नीचे जाने लग गया, या तो फिर वो होता है ना, जैसे कि आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि जहाँ पर, जैसे अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित एक कहावत चल रही थी कि मैंने मार्केट में सेल किया, वहाँ से मार्केट बढ़ गई, ठीक है। मैंने मार्केट में यहाँ से बाय किया, वहाँ से मार्केट नीचे चली गई, ठीक है। फिर मैंने नीचे बाय किया तो और मार्केट नीचे चली गई।
फिर मैंने यहाँ से सेल किया तो वहाँ से मार्केट और ऊपर चली गई। तो ये क्या है, मार्केट ऑर्डर का तात्पर्य है ना। जहाँ भी आप जिस सिचुएशन में बिना सोचे समझे बाय कर रहे हैं तो उस सिचुएशन के आधार पर आपको नुकसान भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। अब नेक्स्ट ऑर्डर कौन सा है, लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर क्या है कि आपको XYZ कंपनी के शेयर परचेज करने हैं, 100 रुपये का उसका रेट चल रहा है ना, पर आपको 99 रुपये पर चाहिए। तो आप क्या करेंगे, लिमिट ऑर्डर लगाएंगे 99 रुपये पे। तो आपको जब तक प्राइस यहाँ तक मैच नहीं करेगा, 99 रुपये पर नहीं आएगा, आपकी लिमिट के अनुसार नहीं आएगा प्राइस, है ना, तो आपको तब तक के आपका शेयर परचेस नहीं होगा। जैसे ही 99 रुपये पे आएगा, ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। होने के बाद में क्या होगा, आप उस शेयर को परचेस कर लोगे। अब ये यूज़ क्यों होता है, बेटर एंट्री के लिए, है ना। जैसे कि आपको लग रहा है कि मार्केट ओवर वैल्यू जोन पर है ना, यहाँ पर प्राइस बहुत ज़्यादा है, प्राइस को नीचे आन दो। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी बेटर एंट्री बनाने में लिमिट ऑर्डर यहाँ पे काम करेगा। उसके बाद में यदि आप कोई ट्रेड में है ना, जैसे कि आप कोई ट्रेड में है, 100 रुपये की ट्रेड में है और आप यहाँ से, आपका टारगेट 150 है, ठीक है, आपका टारगेट यहाँ पे 150 है, तो आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर 150 का लगा दोगे। जैसे ही प्राइस वहाँ पे टच होगा, आपका ऑर्डर वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो लिमिट ऑर्डर के यहाँ पर क्या हो गया, ये फ़ायदा हो गया। अब लिमिट ऑर्डर का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे सोच के बैठे हो कि मेरे को 100 रुपये का प्राइस है, मेरे को 99 या तो फिर 97 रुपीज़ पे मिल जाए, परंतु वो लास्ट यदि 100 रुपये तक ही आया पूरे दिन भर, या तो फिर पूरे साल भर यदि 100 रुपये पर ही प्राइस आया, 97 आया ही नहीं कभी, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर वेस्ट हो जाएगा। और ये 100 रुपये से कभी 1000 रुपये चला गया कोई भी शेयर, है ना, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर लॉस बुक, मतलब आप उस ट्रेड का फ़ायदा ही नहीं उठा पाओगे लिमिट ऑर्डर के चक्कर में। यदि आपने लिमिट ऑर्डर डाला कि भाई मेरे रेंज के हिसाब से अब ये 100 रुपये चल रहा है, परंतु मेरे को 97 में ख़रीदना है, एग्जाम्पल के रूप में यदि मेरे को 97 में ख़रीदना है और आपके रेट पर यदि मार्केट आया ही नहीं, प्राइस आया ही नहीं, तो आपको तो वहाँ पे नुकसान होगा ना। और वहाँ पे 100 से वो 1000 रुपये यदि कोई शेयर चला गया, तो वहाँ पे लिमिट ऑर्डर के कारण आप उस शेयर में एंट्री नहीं कर पाए, है ना। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा नुकसान है। अब अपने पास में नेक्स्ट टर्म है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट तक ही आप लॉस को बुक कर सकते हैं। उसके बाद में यदि प्राइस नीचे गया तो वहाँ से क्या हो जाएगा, आपका लॉस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, आपका लॉस वहाँ से कट जाएगा और आपको उससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि यदि आपने 100 रुपये पे क्या किया, एंट्री की, है ना, और प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ से 95 हो गया, 90 हो गया, तो यदि आपने क्या किया, स्टॉप लॉस के फीचर को यूज़ किया। आपने यदि सोचा कि अब यहाँ से और 5 रुपये कम जाता है, 85 पे यदि आपने आपका स्टॉप लॉस लगा दिया, 85 पे यदि आपने आपका स्टॉप लॉस लगा दिया, तो 85 के बाद में 84 भी होगा ना, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको स्टॉप लॉस कटने के बाद में इससे ज़्यादा आपको नुकसान नहीं हो सकता एक ट्रेड में। तो ये एक फ़ीचर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये फीचर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आपको क्या आता है, डिसिप्लिन आता है। यदि कोई भी चीज़ में ट्रेड करना है तो इससे आपके लिए डिसिप्लिन जनरेट होता है, ताकि आप डिसिप्लिन वे में लॉस करें और डिसिप्लिन को फॉलो करते करते मार्केट में सरवाइव करें। क्योंकि मार्केट में मेन काम किसका है, डिसिप्लिन का ही मेन काम है। यदि आप जितने डिसिप्लिन रहेंगे उतना मार्केट आपको पैसा कमा के देगा। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, यह एक सुरक्षा तंत्र है। मैंने वही बताया कि 84 से ज़्यादा आपको यहाँ पे लॉस नहीं होने देगा, है ना। संभावित नुकसान, मतलब आपके द्वारा पूर्व निर्धारित जो आपका अमाउंट है उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं होने देगा यहाँ पे। स्टॉप लॉस उस चीज़ को फैसिलिटेट करता है। उसके बाद में क्या होगा, जब भी स्टॉप लॉस प्राइस जब तक आपके स्टॉप लॉस तक पहुंचेगा, तब क्या होगा, दोनों का मैचिंग होंगी। मैच होने के बाद में ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। जब ये स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस पर आ जाएगा, जब मतलब वही बताया 84 रुपीज़ पर आ जाएगा, तब आपका ट्रेड क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। मतलब आपका और उसका प्राइस मिल
मिलने के बाद में दोनों चीज़ों में ट्रांजैक्शन हो जाएगा और आपको इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो पाएगा, है ना। स्टॉप लॉस लिमिट क्या है? ट्रिगर होने के बाद आपके ऑर्डर में एक लिमिट प्राइस पर बिकने के लिए होता है। जैसे कि यदि आपने 2 प्राइस लगाने होते हैं, यदि आपको स्टॉप लॉस लगाना है 84 का आपने स्टॉप लॉस लगाया और उसके पास में ये क्या हो गया, ट्रिगर प्राइस हो गया, और लिमिट प्राइस कितना हो गया 83.90। यदि आपने 10 पैसे का मार्जिन रख दिया या तो फिर 83 रुपीज़ का 1 रुपये का मार्जिन रख दिया, मतलब आपने क्या बोला कि मेरा जो प्राइस है 84 से 83 रुपीज़ के बीच में बिक जाना चाहिए। यदि प्राइस इस चीज़ को मैच करेंगे, इस चीज़ को मैच करेंगे, दोनों क्या होंगे, हो जाएंगे, एग्जीक्यूट होकर आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। जिससे आपको निश्चित, जो आपने निश्चित करके रखा है इससे ज़्यादा मेरे को लॉस नहीं होना चाहिए, उसको कौन फैसिलिटेट करेगा यहाँ पर, स्टॉप लॉस। ठीक है। अब यहाँ पे नया एक और चीज़ है, जीटीटी ऑर्डर के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। जीटीटी ऑर्डर क्या होता है? गुड टिल ट्रिगर्ड, है ना। ये वो ऑर्डर होता है, ये वो ऑर्डर होता है जो आपको फ्यूचर में, है ना, जब भी आपको ट्रेड लेना है उस राइट पे यदि प्राइस कभी आता है तो वहाँ से क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर वहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप तब वहाँ पे ट्रेड में बन जाओगे। ठीक है। जीटीटी ऑर्डर क्या हो गया, एक एडवांस ऑर्डर हो गया जो आपके द्वारा सेट किए गए पूरे शर्तों पर लगभग 365 दिन, मतलब साल भर में कभी भी प्राइस आपके रेट पर आएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और आपको उस ट्रेड में ले जाके वो बिठा देगा। ठीक है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, आपको हेल्प करता है प्राइस को मॉनिटर करने के लिए। जैसे कि आपने टाटा का कोई प्राइस है, वो सर्टेन अमाउंट तक आना है और आपने क्या किया, वहाँ पे जीटीटी ऑर्डर लगा दिया। जीटीटी ऑर्डर लगाने के बाद में आप लगा के भूल गए, जब भी जीटीटी प्राइस के पास में आएगा तब आपका क्या होगा, प्राइस एग्जीक्यूट हो जाएगा, वहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप वहाँ पे ट्रेड में बन जाओ। इसका बेनिफिट क्या है, आप लगातार स्क्रीन को मॉनिटर नहीं कर सकते, इसके लिए आपको ये बेनिफिशियल होगा। अब अपन देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। आपने किसी ऑर्डर में क्या लगा दिया, ट्रिगर प्राइस, मतलब मुनाफा कमाने का प्राइस लगा दिया। ठीक है। उसके बाद में स्टॉप लॉस प्राइस दोनों लगा दिए। ठीक है। नुकसान मतलब स्टॉप लॉस अभी अपन ने ऊपर पढ़ा कि जितना आप नुकसान कर सकते हो, दोनों सीमा लगा दी। यदि आपको एक प्रॉफिट होने वाला होगा, है ना, ट्रिगर्ड प्राइस लगा दिया आपने, जैसे आपने 500 रुपीज़ पर ट्रिगर्ड प्राइस लगा दिया। हाँ, ये कौन सा प्राइस है, ट्रिगर्ड प्राइस है। उसके बाद में 480 रुपये का क्या हो गया, आपका स्टॉप लॉस हो गया, है ना। ये दोनों में से कोई भी जब भी रेट आएगा तो वो क्या हो जाएगा, या तो 480 आएगा तो आपको नुकसान हो जाएगा, या तो 500 रुपये आ जाएगा तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये फ्यूचर में कब 365 दिन में कभी भी वो रेट आएगा तो वो ट्रेड वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस चीज़ को क्या कहते हैं अपन, जीटीटी। अब अपन इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपको क्या करना, आपके लिए जीटीटी ऑर्डर कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है, आपको कंटिन्यू स्क्रीन की मॉनिटरिंग नहीं करनी पड़ती। लगातार आपको मॉनिटर के सामने बैठा नहीं रहना पड़ता कि प्राइस कब नीचे जाएगा, कब मैं ट्रेड में बना रहूँगा, या तो फिर कब मेरे अकॉर्डिंग प्राइस आएगा। लगातार आपको मॉनिटर पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन। तो क्या होगा, जब आपका प्राइस ट्रिगर्ड प्राइस पे आ जाएगा या तो फिर स्टॉप लॉस प्राइस पे आ जाएगा तो स्वतः ही वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। या तो ट्रिगर्ड प्राइस पे हो जाएगा या तो फिर स्टॉप लॉस प्राइस पे हो जाएगा। ठीक है। 2 in 1 ऑर्डर, 2 in 1 ऑर्डर वही होता है, यदि आपका ट्रिगर्ड प्राइस आ गया तो वहाँ पर आप मुनाफा बुक कर लेंगे, या तो फिर आपका स्टॉप लॉस प्राइस आ गया तो वहाँ पर आप नुकसान बुक कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने क्या सीखा, जीटीटी ऑर्डर क्या होता है। तो आज हमने क्या सीखा, ट्रेडिंग और डीमैट का उपयोग सही तरीके से करें। ट्रेडिंग अकाउंट से बाय करें और डीमैट अकाउंट में वो शेयर क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, आपका कोई सेविंग अकाउंट है, उससे आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। सेविंग अकाउंट से फंड किस में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, वो गल्ला है जहाँ से पैसे की आवक जावक लेन देन होते रहता है ना। ट्रेडिंग अकाउंट वो हो गया। उसके बाद में डीमैट अकाउंट क्या हो गया, डीमैट अकाउंट वो हो गया जहाँ पर आपने कोई भी शेयर क्या किए, बाय किए,
है ना। तो वो क्या आ जाएंगे, डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, काय के लिए, होल्ड होने के लिए, डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे होल्ड होने के लिए। अब ये डीमैट अकाउंट में जो शेयर आपके होल्ड हो रहे हैं, डीमैट अकाउंट में जो शेयर आपके होल्ड हो रहे हैं वो क्या है, वो सिर्फ शेयर वहाँ पे जैसे रिलायंस का जो शेयर है आपके डीमैट अकाउंट में शो हो रहा है, वो सिर्फ शो हो रहा है वहाँ पे। मेन शेयर किसके पास में है, NSDL और CDSL, NSDL और CDSL के पास में है, जो कि आपके शेयर की पूर्णतः सुरक्षा आपको प्रोवाइड कर रहा है ना। उसके बाद में अपन ने क्या सीखा कि अपने को सही ब्रोकर चुनना बहुत ज़रूरी है। डिस्काउंट ब्रोकर मतलब अपने को स्टार्टिंग कर रहे हैं तो अपने को क्या चुनना चाहिए, डिस्काउंट ब्रोकर, ताकि अपने को कम शुल्क लगे, लेकिन वो क्या कर रहा हो, सेबी के पूरे नियमों को फॉलो कर रहा हो, सेबी के लाइसेंस को प्राप्त किया हो और सेबी द्वारा ऑथराइज्ड ब्रोकर हो, जो कि अपने इन्वेस्टर को कभी धोखा ना दे। ऐसे अपने को ब्रोकर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। अपन ने कौन से ब्रोकर के स्कैम के बारे में पढ़ा, कार्वी ने क्या किया था, अपने कस्टमर से बिना पूछे शेयर्स को क्या कर दिया था, उसने प्लेज कर दिया था, और उसके एवज में क्या कर दिया था, बैंक से लगभग 2000 करोड़ का लोन ले लिया था। तो ये क्या हो गया, 2000 करोड़ का घोटाला हो गया। इस पर क्या किया सेबी ने स्ट्रिक्ट कदम उठाते हुए क्या कर दिया, OTP वेरिफिकेशन को क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया, जिससे क्या हो गया, जो भी शेयर का मालिक है उसके मर्जी के बगैर कभी भी शेयर प्लेज नहीं होगा। यदि शेयर के मालिक को शेयर को प्लेज करना है तो वो क्या होगा, खुद से करेगा, OTP के वेरिफिकेशन के बाद ही करेगा। ये यहाँ पे सेबी ने यहाँ पर क्या किया, एक कड़ा कदम उठाया। और जब आपके जो शेयर होते हैं वो किसके पास रहते हैं, CDSL और NSDL के पास सुरक्षित है, ना कि ब्रोकर के पास। OTP के बिना कोई भी शेयर प्लेज नहीं हो सकते। वही बताया मैंने कि CDSL और NSDL के पास में आपकी शेयर क्या है, सुरक्षित है। OTP के वेरिफिकेशन के बाद में ही आपके शेयर प्लेज हो सकते हैं, OTP के बगैर नहीं हो सकते। तो आज हमने इंडियन स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स कैसे काम करते हैं और वो इन्वेस्टर के लिए ब्रोकर क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। इन्वेस्टर के लिए ब्रोकर NSE और BSE के बीच में क्या करते हैं, मिडिल मैन का काम करते हैं। NSDL और CDSL में आपके शेयर क्या रहते हैं, सेव रहते हैं, और वो भी सिक्योर रहते हैं गारंटीड के साथ में। जब तक आप क्या करेंगे, OTP वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, आप आपकी मर्जी से शेयर को प्लेज नहीं करेंगे, या तो फिर सेल नहीं करेंगे, या तो फिर बाय, यदि कोई इन्वेस्टर है उसने रिलायंस का शेयर बाय किया तो वो क्या होगा, सीधे NSDL या CDSL में जाकर के स्टोर हो जाएगा, सीधे आपके डीमैट अकाउंट में क्या होगा, सिर्फ शो होगा, है ना। जो आपका ब्रोकर का जो ऐप रहेगा वहाँ पे शो होगा, और आपका जो शेयर रहेगा वो पूरी तरीके से सिक्योर रहेगा। उसकी सुरक्षा कौन करता है, सेबी करता है। अपन ने कार्वी स्कैम के बारे में भी इस चीज़ में समझा कि कैसे कैसे कार्वी ब्रोकर ने बिना कस्टमर के मतलब परमिशन लिए बगैर बैंक से शेयर के थ्रू प्लेज करके उन्होंने लोन लिया। लोन लेने के बाद में 2000 करोड़ का लगभग वहाँ पे घोटाला हुआ, जो कि सेबी ने वहाँ से क्या किया, OTP वेरिफिकेशन को मैंडेटरी कर दिया। अपन ने ये सीखा कि फुल सर्विस ब्रोकर क्या होता है। फुल सर्विस ब्रोकर अपनी फुल सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे पूरी रिसर्च और पूरी मार्केट से रिलेटेड सब चीज़ें आपको बताता है ना। वो सब चीज़ें फुल सर्विस ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद में आपका अकाउंट हैंडलिंग से लेके आपके अकाउंट मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से लेके आपको फाइनेंशियल चीज़ें भी प्रोवाइड करता है। आप फुल सर्विस ब्रोकर के थ्रू अपने शेयर्स को प्लेज करके लोन भी ले सकते हैं, है ना। और बाकी बहुत सारी फैसिलिटी है जो कि अब आप अपने अकॉर्डिंग फुल सर्विस ब्रोकर के थ्रू ले सकते हैं। जैसे कि आपको कभी भी कॉल आता होगा कि सर हमारी ये सर्विस है, क्या आप लेना इसे चाहेंगे, क्या आप इसी चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो ये सब चीज़ें आपको कॉल आती होगी, है ना। उसके बाद में दूसरे अभी पॉपुलर कौन से चल रहे हैं, डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर कैसे, जैसे अप स्टॉक्स हो गए, ग्रो हो गया। ग्रो सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, यूज़ करने में इजी है, इसलिए सबसे ज़्यादा उससे यूज़ कर रही है पब्लिक। जीरोधा जो है, जीरोधा सबसे पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेकर के आया था, है ना। जीरोधा सबसे ज़्यादा
पॉपुलर जब शुरू में कोई नहीं था तब ज़ीरोधा था, उसने सब चीज़ें ऑनलाइन लेकर के आया था। उसके बाद में क्या हुआ, अपस्टॉक्स आया जो रतन टाटा द्वारा फंडेड था, है ना। उसके बाद में एंजल वन, जो क्या है, एंजल वन पहले पुराना ब्रोकर था, जो कि जो अभी मैंने बताया ना आपको कि सबसे पहले जो ट्रेडिंग होती थी एकदम हल्ले गुल्ले में, जैसे बीएसई में दलाल स्ट्रीट में, जैसे शेयर को क्या कर रहे हैं, जैसे हाथ दिखा करके बोल रहे हैं कि भैया इसके 10 शेयर बाय कर लेना, रिलायंस की 20 शेयर बाय कर लेना, तो उसके थ्रू जब सर्टिफिकेट इशू होते थे, तो एंजल वन उस टाइम की कंपनी है, तो उसने अपने पूरे बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट किया और अपने यूजर्स फ्रेंडली चीज़ें ला करके आज मार्केट में सर्वाइव कर रहा है और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और सबसे ट्रस्टेड ब्रोकर भी है एंजल वन, जो कि काफ़ी समय से मार्केट में ट्रेड हो रहा है। और एंजल ग्रो के आईपीओ आने के पहले से ही एंजल वन मार्केट में लिस्टेड है और कंपनी काम कर रही है। और बहुत सारी चीज़ें फैक्टर है जो एंजल वन है, और डिस्काउंट ब्रोकर है जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इंडिया में स्टॉक ब्रोकर कैसे काम करते हैं और इनका काम करने का तरीका कैसा होता है। चलिए मिलता हूँ मैं आपको किसी दूसरे टॉपिक में। दिस इज़ शुभम उगड़े साइनिंग ऑफ।